वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष भूगोल पेपर 1 के बारे में और जानेंगे पेपर 1 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम एक शब्द में इस वीडियो के बारे में बयां करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये मॉडल पेपर है 2021 का और पेपर 1 का, जिसका नाम है भौगोलिक चिंतन। क्या नाम है भैया? भौगोलिक चिंतन नाम है। भौगोलिक चिंतन पर चलिए हम चिंता करते हैं और चिंता करते हुए इसके तह तक घुसते हुए चलते हैं और आपको उस पार निकालते हैं। ठीक, चिंता से उबारना ही मेरा काम है। आइए चलते हैं, भौगोलिक चिंतन के माध्यम से आपकी चिंता को दूर करते हैं। पेपर में आपको इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और आप जब पेपर में बैठेंगे तब आपको याद आएगा कि हाँ, वो वीडियो हमने देखी थी, वहां पर ये प्रश्न जो है उसमें इंक्लूड किया था सर ने और ये प्रश्न आ गया है। ठीक, तो पेपर देने के बाद में जरूर आइएगा, मिलाइएगा इस वीडियो को कि हाँ कितने प्रश्न फंसे और कितनी बातें जो बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ उनसे कितने प्रश्न आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब जो है आप आकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया। तो बीए तृतीय वर्ष भूगोल पेपर 1 मॉडल पेपर 2021। पेपर 1 का नाम है भौगोलिक चिंतन। ठीक, पेपर 2 का क्या नाम है? इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरणीय अध्ययन। पेपर 3 का क्या नाम है? क्षेत्रीय भूगोल यानी वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, जो 3 खंडों में बटा हुआ होता है आपका। 3 खंड कौन कौन से होते हैं? प्रथम में मतलब तीनों आपको चूज करने होते हैं, आप किस प्रकार से उसको चूज करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है या फिर आपका जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा चीज़ें चूज करती है। यानी वो साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, फिर फॉर ईस्ट एशिया किसको चूज करती है वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये आप कॉलेज से संबंधित अपनी जानकारी ले लीजिएगा कि हमारे में क्या है, सुदूर पूर्व एशिया है या फिर दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम बिना समय गवाए आज का वीडियो लेक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इससे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने हाजिर है मेरे जो है स्लाइड हमने प्रस्तुत कर दी। बीए थर्ड ईयर 2021 मॉडल पेपर, बीए तृतीय वर्ष भूगोल यानी ज्योग्राफी, प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम भौगोलिक चिंतन, पेपर 1 जियोग्राफिकल थॉट। चलिए शुरू करते हैं। खंड आ। देखिए, सबसे पहले जब आप प्रश्न पत्र आप खोलेंगे और आपको देखने को मिलेगा तो उसमें आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो 3 खंडों में बटा हुआ आपको मिलेगा। खंड आ से आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड बा से लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब खंड आ जो है, खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनकी संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 10 होगी और 10 के 10 आपको करने होंगे। उसके बाद में खंड बा जो होगा यानी लघु उत्तरीय, उनकी संख्या 10 होगी, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में अथवा करके दिया होगा। इस प्रकार से आपको केवल 5 ही प्रश्न करने होंगे, यानी हर एक प्रश्न का एक विकल्प होगा, या तो ये करिए या तो फिर ये करिए। ठीक, तो 2 विकल्प होंगे, यानी एक विकल्प होगा प्रत्येक प्रश्न का, चाहे विकल्प आप कर लीजिए चाहे जो प्रश्न दिया है वही कर लीजिए। ठीक, तो अथवा करके दिया होता है उसको आपको करना होता है, चाहे आप वो कर दिए, मतलब 2 में से केवल एक ही करना होता है। तो इस प्रकार से आपको 5 ही प्रश्न करने होंगे, 200 शब्दों में प्रत्येक प्रश्नों को लिखना होता है। उसके बाद में आप प्रवेश करते हैं खंड सा में, और खंड सा से मित्रों 5 प्रश्न आपको दिए होंगे पेपर में और 5 में से आपको 2 प्रश्नों को चूज करना होता है और उन्हीं 2 प्रश्नों के आपके उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके जो है बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं, तो भूवैन्यासिक संगठन क्या होता है? तो भूवैन्यासिक संगठन से क्या मतलब होता है इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो प्रदेश की सीमा यानी जो प्रदेश की विशेष सीमा है उसके अंतर्गत मानव क्रियाकलाप एवं तजनित मूर्त तत्वों के अंतर संबंधित अवस्थिति को ही हम क्या कहते हैं? भूवैन्यासिक संगठन कहते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे इसके दो अंग होते हैं कुल मिलाकर के भूवैन्यासिक संगठन के। एक संगठन में मानव क्रियाकलाप की उपस्थिति, संरचनात्मक अभिव्यक्ति, ये सारी चीज़ें आ जाती है, कृषि, कारखाना, ये सब चीज़ें आ जाती है एक में। और दूसरे में जो विभिन्न तत्वों में कार्यात्मक संबद्धता स्थापित करने वाली मतलब अंतर क्रियाएं हैं। जैसे कि अब मानव कार्यकलाप में जो है आपके परिवहन आ गया, गमन आ गया। ठीक है, मतलब जैसे वहाँ पे जाना है ऊपर कहीं पर आसमान में संचरण करना तो उसके लिए, फ़ोन से बात करना तो वो, उसके बाद में सूचना तंत्र, ये सारी चीज़ें जो होंगी ये सेकंड में आती हैं।
तो कुल मिलाकर के ये बात मैं कहूँ कि भूवैज्ञानिक जो संगठन है ये संकल्पना है एक प्रकार की, और इस संकल्पना के अंतर्गत मानव क्रियाकलाप के संपूर्ण जीवन का जो आ जाता है वो विवरण आ जाता है, वो प्रतिरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक तो होता है मानव क्रियाकलाप की अवस्थिति, जैसे तमाम प्रकार की क्रियाकलाप करता है, कृषि करता है, कारखाना कार्य करता है, तमाम प्रकार के उन कार्यों को करने के लिए, फिर उन कार्यों को सुचारू रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, यानी अगर कारखाना है तो कारखाने में हमको क्या आवश्यकता होती है, मजदूर की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, स्थान की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ बाजार की आवश्यकता होती है, उसके बाद में हमको कंज्यूमर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मटेरियल हैं, ये आती हैं दूसरे के अंतर्गत, पहले के अंतर्गत जो क्रियाकलाप कर रहे हैं मानव वो आता है। ठीक, तो भूवैज्ञानिक संगठन कुल मिलाकर के यही चीज़ होती है कि प्रदेश विशेष की परिसीमा में मानव क्रियाकलाप एवं तज्जनित मूर्त तत्वों की अंतर संबंध अवस्थिति ही क्या कहलाती है, भूवैज्ञानिक संगठन कहलाती है। आगे देखते हैं, किन्हीं 3 अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। पूछा गया प्रश्न कि किन्हीं 3 अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए भैया। तो अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं में आपका कार्ल सावर एक है, और कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल हैं, उसके बाद में एल्सवर्थ हंटिंगटन, ये सब कैसी हैं, ये सब जो है किसकी हैं, अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, अमेरिका की भूगोलवेत्ता है। यूनानी भूगोलवेत्ताओं का आपसे नाम पूछा पूछा जा सकता है। तो यूनानी भूगोलवेत्ताओं में कौन कौन से नाम आपके शामिल होंगे, जैसे होमर हो गए, थेल्स हो गए, एनेक्सिमेंडर हैं, हिकैटियस हैं, हेरोडोटस हैं, अरस्तु हैं, थियोफ्रेस्टस हैं, इराटोस्थनीज हैं, पोलिडोनियस हैं, ठीक है, पॉलीबियस, तो पॉलीबियस है, टॉलेमी है, ये सब कैसे हैं, ये सब भैया यूनानी भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने भूगोल में योगदान दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे और भी प्लिनी का योगदान पूछ सकता है। ठीक, तो प्लिनी कहाँ के थे, इन सभी के बारे में आपसे पूछ सकता है। होमर की प्रमुख पुस्तकों के नाम पूछ सकता है, क्योंकि होमर ने इलियड और ओडिसी, ये 2 पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण है, ये ग्रंथ हैं इलियड और ओडिसी होमर की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम पूछ सकता है। जर्मन भूगोलवेत्ता में आपके कार्ल रिटर आते हैं, फ्रेडरिक रेटजल आते हैं, अल्फ्रेड हेटनर आते हैं। यही फ्रेडरिक रेटजल जो है ये कौन है, ये मानव भूगोल के पिता हैं। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजल जो है ये मानव भूगोल के क्या हैं, पिता हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलो शुरू करते हैं हम। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है आपका कि प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ता। प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ता हमने आपको बता दिया, प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ता कि नहीं बताया। यूनानी भूगोलवेत्ता बता तो दिया आपको कि होमर, थेल्स, अनेक्सिमेंडर, हिकैटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हेरोडास्थिनीज, पोलिबियस और टॉलेमी, ये सब कौन से हैं, ये सब हैं भैया भूगोलवेत्ता है। और कैसे भूगोलवेत्ता है, तो यूनानी भूगोलवेत्ता है। ठीक है, आगे देखते हैं हेरोडोटस का भूगोल में क्या योगदान है। हेरोडोटस का भूगोल में क्या योगदान है। हेरोडोटस, मित्रों एक बात बताऊं हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस जो था एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता था, ये यूनान का रहने वाला था हेरोडोटस। और इसने एशिया माइनर, मतलब एशिया की छोटे स्थान को, यूनान, पारसिया और काला सागर के समीपवर्ती जितने भी प्रदेश थे उनकी सभी की यात्रा करी, और यात्रा करने के बाद में उनका वर्णन किया इसने। ठीक है, इन्होंने जो यात्रा की है उसमें अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को लाल सागर के द्वारा अलग माना, कि लाल सागर के द्वारा एशिया महाद्वीप और जो है अफ्रीका महाद्वीप अलग होते थे, जबकि इससे पूर्व दोनों महाद्वीपों को नील नदी के द्वारा अलग माना जाता था। तो पहले लोग नील नदी के द्वारा मानते थे कि एशिया और यूरोप, मतलब एशिया और अफ्रीका महाद्वीप अलग है, नील नदी के द्वारा, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसके द्वारा अलग मानते थे कि एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप अलग है। लेकिन जब हेरोडोटस ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं, लाल सागर के द्वारा एशिया और अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं। हेरोडोटस ने नील नदी के बाढ़ से में जो जमा मैदान हुए, मतलब जमा हुए मैदान थे, उसमें जमी काली मिट्टी और नदी निक्षेप द्वारा निर्मित जो डेल्टा होता है उसका भी सकारण वर्णन किया है, मतलब कारण सहित वर्णन किया कि ये डेल्टा क्यों बनते हैं, यहाँ की मिट्टी काली क्यों है। ठीक है, इसका भी वर्णन किसने करा, हेरोडोटस ने करा। इस प्रकार से मतलब यूनानी बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं, मतलब भूगोल के योगदान में, मतलब भूगोल को पढ़ने में, भूगोल को एक नई दिशा देने में। ठीक, तो कुल मिलाकर के अब ये समझ सकते हैं कि, और इन्होंने ही भारत को सबसे पहले, मतलब हेरोडोटस ने भारत को दिखाया था अपने नक्शे में। क्या किया था, ये विश्व का मानचित्र बनाया था हेरोडोटस ने। और विश्व का मानचित्र जब बनाया, जिसमें भूमध्य सागर के चारों ओर प्रदेश दिखाए इसने, और पूरब की ओर इसका विस्तार अधिक था, मतलब जो इसने नक्शा बनाया था उसमें, और भारत को भी इसमें गया था। ठीक, तो अब आप इतना लिख सकते हैं हेरोडोटस के बारे में बहुत ज़्यादा है।
आगे देखते हैं वैदिक काल में भौतिक मतलब भौगोलिक ज्ञान कैसा था। यानी वैदिक काल में भौगोलिक ज्ञान कैसा था, वेदों में जो है किस प्रकार से भौगोलिक ज्ञान मिलता है। तो वेदों में वैदिक ग्रंथों की रचना की गई जो कि भारतीय भौगोलिक ज्ञान के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं मित्रों। जैसे इसमें हमारे अगर वैदिक काल में बात करूं तो जैसे वेद आए, ब्राह्मण ग्रंथ बहुत सारे आए, उसके बाद में मतलब अरण्यक आए, अरण्यकोपनिषद, ठीक है, प्राचीन पुराण आए, तमाम प्रकार के 18 पुराण है, ठीक। तो इन सभी में आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है। इन ग्रंथों के मतलब यंत्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आर्यों के भौगोलिक ज्ञान का स्तर पर्याप्त ऊंचा था। पुराणों में कुछ ऐसे भी प्रसंग है जिनमें भारत के विभिन्न भूभागों, पर्वतों, वनों, नदियों, झीलों, मरुस्थलों, नगरों, जातियों का स्पष्ट भी मिलता है। आप जो है कुल मिलाकर के भौगोलिक ज्ञान में आप भी ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है भवन वगैरह निर्मित करने के लिए भी जो है अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण की आवश्यकता होती थी, उसका भी वर्णन मिलता है। तमाम सारे गांव बसे हैं, वो किस प्रकार से बसे हैं इसका भी वर्णन, कृषि कैसे करते थे, पशुपालन कैसे करते थे, वाहन कैसे चलाते थे, वन क्या था, मतलब व्यवसाय कैसा था उनका, वस्तु निर्माण करने की क्या प्रक्रिया थी, धातु कैसे बनाते थे, कला कौशल कैसा था उनका, शिक्षा कैसी थी, व्यापार कैसा था, हाथी की सवारी किस प्रकार से किया करते थे। तो कुल मिलाकर के भूगोल के क्षेत्र में देखें तो भूगोल के क्षेत्र में इनको कई प्रकार से ज्ञान प्राप्त था। जैसे इनको खगोल का भी ज्ञान प्राप्त था, भौतिकी क्षेत्र में भी प्राप्त था, सामाजिक भूगोल का भी ज्ञान प्राप्त था, आर्थिक भूगोल का भी ज्ञान प्राप्त था इनको। मतलब भूगोल की अधिकतर शाखाओं का ज्ञान वैदिक काल से हमको प्राप्त होता है। तो बस इतना आप लिख देंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 85 शब्दों में आपको लिखना है। आगे देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है आपका 6वां नंबर प्रश्न कि अल्फ्रेड हेटनर की प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। अल्फ्रेड हेटनर की प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। अल्फ्रेड हेटनर जो है इनकी कृतियों के अगर मैं नाम बताना चाहूँ तो रूस का भूगोल इन्होंने लिखा। रूस का भूगोल कब लिखा? 1905 ईस्वी में लिखा। यूरोप का प्रादेशिक भूगोल इन्होंने लिखा 1907 ईस्वी में लिखा। इंग्लैंड का विश्व पर प्रभुत्व एवं युद्ध लिखा 1915 ईस्वी में। महाद्वीपों का धरातलीय स्वरूप लिखा 1921 ईस्वी में। भूगोल एवं उसका इतिहास, स्वरूप कैसी है उसका और विधियां, इसको लेकर के ग्रंथ लिखा 1927 ईस्वी में। किसने? अल्फ्रेड हेटनर महोदय ने। विश्व में संस्कृति का प्रसार नामक ग्रंथ लिखा 1928 में। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल लिखा, 4 खंडों में विभाजित था, 1933 से 1935 तक लिखा। तो अल्फ्रेड हेटनर की ये प्रमुख कृतियां थी। इन सभी पर वीडियोस बनेंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैंने वैसे बता दिया आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल में पुनर्जागरण काल से आप क्या समझते हैं? भूगोल में पुनर्जागरण काल से आप क्या समझते हैं? भैया भूगोल में जो पुनर्जागरण काल होता है उससे आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण मतलब होता है कि एक बार से कोई चीज ठप हो जाना, फिर उसके बाद में नए सिरे से उठ जाना, उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। यानी दोबारा चीज उठ के आना सामने, ठीक। दूसरी शताब्दी के मध्य यूरोप में क्या हुआ? प्राचीन कालीन भौगोलिक ज्ञान का तीव्र रूप से क्या हुआ? पतन हुआ, खत्म हुआ। ग्रीस, अलेक्जेंड्रिया तथा रोम सभी केंद्रों में विज्ञान की प्रगति अवरुद्ध हो गई। इन क्षेत्रों में बर्बर लोगों के आक्रमण बढ़ गए थे। पश्चिमी की ओर लैटिन भाषी तथा पूरब की ओर ग्रीक भाषी क्षेत्रों में संपर्क क्षीण होने लगे थे। क्रमशः रोम साम्राज्य का यूरोप में विस्तार बाइबिल पर आधारित पादरियों के उपदेश तक ही सीमित रह गया था। एक बात है वहाँ पे अगर मैं बताऊँ, जैसे कि अपने यहाँ पे जैसे कबीर जैसे फक्कड़ जो है साधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी वाले कवि थे, जिन्होंने हर एक धर्म पर कूटनीति करी, और हर मतलब कूटनीति क्या, हर धर्म पर मतलब जितनी भी उसमें रूढ़ियाँ थी उस पर पर्दा डाला कबीर ने। तो कबीर ने क्या करा? कबीर ने सभी को बताया कि हाँ, कि जो है मतलब सारी बातें खुल करके बोल सकते थे, यहाँ पे भारत में रहते थे। लेकिन अगर यही कबीर अगर यूरोप में होते, प्रश्न पूछा था कभी कभी यूपीएससी में कि कबीर अगर यूरोप में होते तो क्या ऐसी बातें बोल पाते? तो नहीं बोल पाते, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला, तुरंत दबा देते थे बात। जैसे किसी ने कहा कि नहीं पृथ्वी तो गोल नहीं ऐसी है, ए, क्या बोल रहे हो तुम, रहना है तुमको, तुमको भी उतने ऊपर पहुंचा देंगे हम। तुरंत पादरी लोग का इतना ज्यादा वो आधिपत्य था वहां पर कि कोई वैज्ञानिक जो होता था वो कुल मिलाकर के सारी बातें कुछ बोल ही नहीं सकता था। मतलब न्यूटन व्यूटन का पता नहीं कब नियम बना था और कब आया है, ठीक। इसी प्रकार से हर एक क्षेत्रों को मतलब रोका जाता रहता था। तो क्या हुआ, मतलब उसका हावी हो गए लोग। कौन लोग? जो मतलब बड़े लोग थे, जो कुरान कह रहे हैं, जो बाइबल वगैरह पढ़ते थे, जो पादरी थे, यानी जो वहाँ के जो है पुजारी हुआ करते थे, मतलब चर्च के, उसको क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया था? उन्होंने केवल अपने हिसाब से सारी चीजें, और जो वैज्ञानिक वगैरह प्रगति हो रही थी उनको क्या कर लिया था? उनको ठप कर दिया था। तो धर्मांधता का बोलबाला था कुल मिलाकर के।
और जिज्ञासा के क्षेत्र में जो है लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, जैसे अपने यहाँ पे होता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार से वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर इनका ह्रास हुआ। उसके बाद में एक बैग वहाँ पर क्या हुआ है, इसको बढ़ावा मिला, इसलिए भूगोल में पुनर्जागरण काल वही माना जाता है। ठीक, प्रत्येक रहस्य को ईश्वर की माया या कृपा मान करके स्वीकार कर लिया जाता था। हर प्रश्न का समाधान अंतिम प्रमाण बाइबल से दिया जाने लगा था। जो धार्मिक कथाएं थी उनको माना जाने लगा था। इस प्रकार से ये सारे माने जाने लगे थे। तब इन्हीं जब इन्हीं का खंडन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके अंदर पुनर्जागरण काल हो गया यूरोप में। आगे देखते हैं भूगोल के क्षेत्र में। भूगोल वेत्ता अल बरूनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अल बरूनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अल बरूनी कौन था? अल बरूनी जो था वो मोहम्मद गजनबी के साथ रहता था और इसी के साथ भारत आया था मोहम्मद गजनबी के साथ। अल बरूनी की मैं बात करूं तो उज्जैन एवं कम्बोज ये लोग साथ ही में गए थे। कौन कौन? मोहम्मद गजनबी और ये मोहम्मद गजनबी ने भेजा था किसको? अल बरूनी को उज्जैन में और कम्बोज में। ठीक है, इन्होंने क्या किया? पाणिनि के ग्रंथों का विशेष अध्ययन करा। किसने? अल बरूनी ने पाणिनि के ग्रंथ पढ़े। और पाणिनि कौन है? पाणिनि जो संस्कृत के सारी चीजें दिया है, उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना करी, ये सब पाणिनि ने करी है। ठीक, इन्होंने क्या किया है? अल बरूनी ने भूगोल, खनिज भूगोल को और खनिज, गणित, नक्षत्र एवं इतिहास, इन सब विषयों पर कुल मिलाकर के 113 पुस्तकों का लेखन किया है अल बरूनी ने। पश्चिमी एवं मध्य एशिया तक भारत में मिलने वाले खनिजों का उन्हें ज्ञान, मतलब अधिक ज्ञान था। किसको? अल बरूनी को। अल बरूनी ने खगोल एवं गणित का भूगोल में में अधिक महत्व दिया। मतलब गणित को खगोल, खगोल एवं गणित को भूगोल में ज़्यादा ठोंक दिया कि नहीं, भूगोल में गणित और खगोल शास्त्र का होना चाहिए। खगोल मतलब होता है जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं हम लोग, वही होता है। ठीक, बगदाद, गजनी, मार्शल आदि नगरों की स्थिति का निर्धारण किया इसने, अल बरूनी ने। उसके बाद में इसी प्रकार से ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को स्थित माना इसने। तो अल बरूनी ने पृथ्वी के केंद्र में किसको स्थित माना था? सॉरी, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को माना था। ठीक, भारतीय राजनीति, समाज एवं अर्थव्यवस्था पर इसने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक, चलिए बस इतना सारा बहुत हो गया आपका। आगे देखते हैं फ्रेडरिक रेटजल के ग्रंथों और उनके कार्यों का नाम लिखिए। फ्रेडरिक रेटजल जो है ये बड़े ही महत्वपूर्ण आपके जो है कौन है, जो है भूगोलवेत्ता है। रेटजल की मैं बात करूं तो ये इनका कार्य जो था, ये फिशर, स्कर्ट और हाइटनर, ये दो जो भूगोलवेत्ता इनके साथ इन्होंने कार्य अपना आरंभ किया था। और 1869 ईस्वी में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की व्यवस्थित समालोचना प्रस्तुत की थी इन्होंने। उसके बाद मध्य यूरोप की यात्रा की, उसके दौरान कई लेख लिखे और उसका सभी को एक संग्रह बनाया। उस संग्रह का नाम था एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं। एक प्राणिवेत्ता की यात्राएं के नाम से तमाम सारे लेखों का संग्रह इनका प्रकाशित हुआ। उसके बाद में 1870 ईस्वी में युद्ध के पश्चात एक पत्रकार की हैसियत से दक्षिणी यूरोपीय देशों का भ्रमण इन्होंने किया तथा एक लेखमाला भूमध्य सागरीय तट के प्राणी वैज्ञानिक पत्र प्रस्तुत करी। इस प्रकार से फ्रेडरिक रेटजल जो थे, इनके सारे ग्रंथ थे जो हमने आपको बताए। ठीक, बस ज़्यादा इनके इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हैं इनकी। तो कुल मिलाकर के हमने आपको बता दी कि सही इन्होंने किसके साथ कार्य किया था? एस्टर, एस्कर्ट और हार्टनर के साथ कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला है जीन्स ब्रूंस कौन था? जीन्स ब्रूंस जो थे, इनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में तथा ये जो है बिडाल डीला ब्लास के शिष्य थे या फिर वाइडल लीला ब्लास। तो वाइडल लीला ब्लास या फिर बिडाल डीला ब्लास के शिष्य थे जीन्स ब्रूंस, जिनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। इतिहास और भूगोल के अध्ययन के बाद में इन्होंने क्या किया था, मतलब अपने आप को मानव भूगोल के संकलात्मक ढांचे में विकसित कर लिया। अपने शिक्षक के दिखाए मार्ग पर इन्होंने क्या किया, मानव भूगोल के क्षेत्र में वृद्धि की पद्धति की व्याख्या करी। ठीक, इनकी प्रमुख कृति है ज्योग्राफी ह्यूमन एसआई डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव। प्रकाशित कब हुई? 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और मानव भूगोल को इन्होंने जो है 3 बिंदुओं में बांटा। और 3 बिंदु: मृदा अनुत्पादक उद्यम, दूसरा कहा पादप और पशु जगत पर विजय से संबंधित वस्तुएं, तीसरा बताया विध्वंसात्मक अर्थव्यवस्था, अपहरणी अर्थव्यवस्था अथवा प्रकृति पर क्रूर आक्रमण जिसका परिणाम निर्धनता होता है। इन्होंने मानव और प्रकृति के बीच में लेकर के संबंधों पर भी अध्ययन किया और उन सभी चीजों को बताया। ठीक, तो बस इतना आप लिख देंगे, आपका जो है पूरा का पूरा प्रश्न पत्र, मतलब ये अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। 50 ही शब्दों में लिखना है। आगे देखते हैं खंडबा है लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका, वो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए।
तो इसको भाई हम वीडियो बना चुके हैं इन सभी पर, इन सभी को देख लीजिएगा आप लोग। और आने वाले समय में सब पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, एक एक चैप्टर को लेकर के चलता रहूंगा आपके सामने, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस प्रकार से आपके सामने वीडियोज आती रहेंगी। तो भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करिए। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता तो आप भूगोल ज्ञान के क्षेत्र में टॉलमी का क्या योगदान है इसको बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल के विकास में रोमन भूगोल वेत्ताओं के योगदानों को संक्षेप में बताइए। अगर यह प्रश्न नहीं पता है मेरे प्यारे दोस्तों तो आप दूसरा प्रश्न बता सकते हैं और करके दिया है, भूगोल की विषय वस्तु तथा अध्ययन क्षेत्र को संक्षेप में लिखिए। तो भूगोल की विषय वस्तु क्या है, यानी स्कोप एंड उसका जो है क्या है, बायो अध्ययन क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। तो उसकी जो विषय क्षेत्र है, ठीक, और उसके अंदर यानी कंटेंट की वस्तुएं कहाँ से उसकी आती हैं, मतलब कितना कंटेंट है, कितना स्कोप है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं तीसरा, रिटर और रेटजल की तुलना करिए। रिटर और रेटजल समझते हैं। रिटर कौन थे, रिटर ने भी जो है भूगोल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रेटजल, ये दोनों लोगों ने बहुत ज़्यादा कार्य किया है। तो इन्हीं दोनों का क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। सभी मैं करूंगा, चिंता नहीं करनी है आपको। अगला देखते हैं, हम्बोल्ट द्वारा की गई लंबी यात्रा तथा खोजों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये मॉडल है एक प्रकार से आपके सामने, ठीक है। ये मॉडल पेपर है आपके सामने और इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। मैं यही प्रस्तुत करना चाह रहा था, बाकी सिलेबस आपका हम अपने यूट्यूब चैनल पे करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, कुमारी सैंपल की वातावरण संबंधी विचारधारा को स्पष्ट करिए। अगर ये प्रश्न नहीं पता था मित्रों तो आर करके दिया होगा नीचे, अन्यथा करके ये प्रश्न कर सकते हैं आप। भारत में भूगोल के अध्ययन पर संक्षेप प्रकाश डालिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ल सावर की प्रमुख भौगोलिक संकल्पनाओं को संक्षेप में लिखिए। अथवा भूगोल में पारिस्थितिक मतलब जो पारिस्थितिकी होती है उसकी संकल्पना कैसी होती है भूगोल में, उसको आपको बता देना है। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है खंडसा, और खंडसा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको 5 शब्दों में लिखना होता है। अभी जो प्रश्न हम बता रहे थे लघु उत्तरीय वाले, इनको 200 शब्दों में लिखना होता है आपको। पहला प्रश्न देखते हैं खंडसा से दीर्घ उत्तरीय से, कि भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, स्पष्ट करिए। तो इसको आप, इसमें आपको समाजशास्त्र के साथ, इसमें आपको जो है पॉलिटिकल साइंस के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ और इतिहास के साथ, इस प्रकार से आपको 2 3 4 ऐसे सामाजिक विज्ञान को उठा लेना, उसके साथ इसको तुलना कर देनी। इन सभी पर वीडियोस में बनाऊंगा, देख लीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं, मानव एवं पारिस्थितिकी के अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए। मानव और पर्यावरण के बीच में संबंधित जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करनी है। पारिस्थितिकी के बीच में और मानव के बीच में क्या संबंध होता है, किस प्रकार पारिस्थितिकी मानव पर निर्भर होती है और मानव पारिस्थितिकी पर, इस वीडियो को मतलब इस बात की पुष्टि होगी जब आगे आप पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, भूगोल में यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यूनानी भूगोलवेत्ताओं का संक्षिप्त परिचय आपको दे देना है। एक एक भूगोलवेत्ताओं को लिखना है। यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में हमने आपको बता भी दिया था कौन कौन थे। यूनान में बहुत सारे भूगोलवेत्ता थे, होमर, थियल्स, अनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इराटोस्थनीज, पोलीबियस और उसके बाद में टॉलेमी। तो इन सभी पर, इन सभी को हेडिंग हेडिंग डाल करके इनके बारे में, इनके कथ्य के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देना है। इन सभी पर वीडियोस बनेगी, हालांकि शॉर्ट फॉर्म में वीडियो 3 4 5 वीडियो अपलोडेड है, उन सभी को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ओके, आगे देखते हैं, उत्तर मध्यकाल में भूगोल के विकास में अन्वेषणों एवं खोजों की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर मध्यकाल यानी मध्यकाल के बाद में, मध्यकाल के बाद में जो भूगोल के विषय में क्या क्या क्षेत्र मतलब बढ़े, क्या चीजें खोज हुई, उन सभी को आपको बता देना है इसमें चौथे प्रश्न के अंतर्गत। अब पांचवा प्रश्न है, ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा का वर्णन करते हुए रॉयल जियोग्राफी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के उद्देश्य बताइए। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ये ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा को बताती है और इसी का आपको वर्णन करना है, ठीक। अब इन पांचों में से आप किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देंगे, हमारे ख्याल से पहला सबसे सही होगा आपका। उसके बाद में आप जो है एक प्रश्न और मारो तो प्रश्न दूसरा, पहला दूसरा आप दे लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे मित्रों, ठीक। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज के मॉडल पेपर के बारे में आपसे परिचित होंगे। उसके बाद में हम सुदूर पूर्व एशिया और उसके बाद में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जो है ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं हो पाई, नहीं मैं सारे प्रश्नों को अधिकतर बता देता हूँ। उसके बाद में आज थोड़ा गले में थोड़ा जो है आवाज़ मेरी बहुत स्लो निकल रही है, निकल नहीं पा रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।